हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ट्विंकल तिवारी। वॉइस के साथ थोड़ा एडजस्ट कर लेना, वॉल्यूम इंक्रीज़ करके वीडियो देखना। एंड सॉरी कि काफ़ी टाइम से वीडियो डिले है, वीडियो नहीं अपलोड हो पाई है। काफ़ी टाइम से गला ख़राब है, हालांकि अभी अच्छे तरीके से गला ठीक नहीं हुआ है, बट ज़्यादा डिले करना भी ठीक नहीं है। प्रीलिम्स हमारा पास आ रहा है, सो थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लेना आवाज़ के साथ, ठीक है। आज हम DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिवाइज करेंगे। सो हम DPSP से स्टार्ट करते हैं। DPSP, that is Directive Principle of State Policy। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, अंडर आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, ठीक है। जब हमारे राइट्स की बात हो रही थी तो ये बोला गया कि हम दो तरह के राइट्स रखेंगे। एक राइट ऐसे होंगे जो जस्टिसाइएबल होंगे और दूसरे होंगे जो नॉन जस्टिसाइएबल होंगे। जस्टिसाइएबल वो राइट्स जिन राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन नॉन जस्टिसाइएबल में हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो जो जस्टिसाइएबल वाला पार्ट था उनको हमने फंडामेंटल राइट्स बोला, और जो नॉन जस्टिसाइएबल था उसको हमने DPSP बोला, ओके। सो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं DPSP की। दीज आर नॉन जस्टिसाइएबल, दीज आर सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, क्योंकि इन राइट्स के अंदर हम सोशल राइट्स की बात करते हैं और इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं। हर इंसान को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ। ये राइट्स पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस होती हैं स्टेट पर। ये बस एक फंडामेंटल गाइडेंस की तरह काम करते हैं स्टेट को लेकर। स्टेट इन DPSPs को देखेंगे, जब भी कोई पॉलिसीज़ बना रही है स्टेट इन DPSP को माइंड में रखकर पॉलिसीज़ बनाएंगी, ठीक है। सो हम ये बोल सकते हैं जो हमारा DPSP है वो स्टेट पर किसी भी तरह की लिमिटेशंस नहीं लगाता है, ना ही वो एग्जीक्यूटिव लिमिटेशंस लगाता है और ना ही लेजिस्लेटिव। इसका मतलब ये है कि स्टेट पर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको ये DPSP को फुलफिल करना ही है। बस इसमें ये कह दिया स्टेट इनको रेफरेंस की तरह लेंगी कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त, ठीक है। सो जो DPSP अपने वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 31 के बीच में आते हैं। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है, हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है, और आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि स्टेट की वही डेफिनेशन होगी जो आर्टिकल 12 में लिखी हुई है। तो आर्टिकल 12 में क्या लिखी हुई है कि हम किन चीज़ को स्टेट बोलेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल बॉडीज एंड अदर बॉडीज। लोकल बॉडीज में क्या आ गई अपनी PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आ गई। अदर बॉडीज़ में वो बॉडीज़ जो गवर्नमेंट की तरह फंक्शन कर रही हो, वो बॉडीज़ जो गवर्नमेंट से फंड्स ले रही हो, ठीक है। उन बॉडीज़ को भी हम स्टेट की तरह कंसीडर करेंगे। और ये चीज़ कौन बताएगा कि किस बॉडी को हम स्टेट बोलेंगे या नहीं, वो हमें सुप्रीम कोर्ट बताएगा, और ये केस टू केस वरी करेगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आर्टिकल 36 हमें स्टेट की डेफिनेशन बताता है। आर्टिकल 37 देखेंगे, ये कहता है जो ये प्रोविजंस हैं वो नॉन एनफोर्सेबल है। नॉन एनफोर्सेबल का मतलब क्या होता है कि इनका अगर वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं इनको एनफोर्स कराने के लिए, ठीक है। दूसरी बात क्या बोलता है आर्टिकल 37 कि दीज DPSPs आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, कि जब हम अपनी कंट्री के लिए कोई पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो उनको गवर्न करने के लिए ये जो DPSP है वो फंडामेंटल की तरह काम करेंगे। स्टेट्स को इन DPSPs को ध्यान रखना पड़ेगा जब भी वो कोई पॉलिसीज़ फॉर्म कर रही है, ठीक है। आर्टिकल 37 में थर्ड चीज़ क्या बोली हुई है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। कोई भी लॉज बना रहे हैं तो ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि इन DPSPs को वो अप्लाई करें, ओके। अब हम आर्टिकल 38 को देखते हैं। आर्टिकल 38 क्या बोलता है, स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल
इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 38 लोगों के वेलफेयर के लिए बोलता है। और लोगों का वेलफेयर कैसे होगा? जब हम रिड्यूस कर दे इनइक्वालिटी। कौन सी इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि हर इंसान को क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, और जो इनकम की जो इनइक्वालिटी है उसको भी हम मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, लोगों के बीच भी और ग्रुप्स के बीच भी। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप है उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, एक ग्रुप के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, इस तरह से पॉलिसीज़ को फॉर्म करना है। कौन पॉलिसी फॉर्म करेगी? स्टेट फॉर्म करेगी। ठीक है, एंड दूसरा वेलफेयर कैसे होगा? कैसे प्रमोट करेंगे हम वेलफेयर को? बाय प्रोवाइडिंग जस्टिस। और जस्टिस कैसा? इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। जब हम ये चीज़ें इंश्योर कर लेंगे कि लोगों को जस्टिस मिल रहा है और इनइक्वालिटी को हमने रिड्यूस कर दिया, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट बन गया है। ठीक है, हमारे लोगों का वेलफेयर हो गया है। तो आर्टिकल 38 वेलफेयर की बात करता है, और ये ड्यूटी किसकी है? स्टेट की ड्यूटी है। ओके, और ये स्टेट वो स्टेट नहीं है कि यूपी का स्टेट हो गया या हरियाणा का स्टेट। कौन सा स्टेट? जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है और आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या बोलता है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट, कि कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होंगे जो स्टेट को फॉलो करने ही होंगे। कौन कौन से? अब इसके कुछ सब पार्ट आ जाएंगे। ए किस चीज़ की बात कर रहा है? राइट टू लिवलीहुड टू सिटीजन। ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे स्टेट जिसमें जो हमारे सिटीज़न हैं उनकी आजीविका चलती रहे, और ये जो लिवलीहुड हो वो हर किसी को इक्वल मिले, मैन को भी, विमेन को भी एंड चिल्ड्रन को भी। ऐसा ना हो कि हमने मैन के लिए तो अच्छी लिवलीहुड पॉलिसीज़ बना दी, विमेन के लिए नहीं कर रहे हैं, चिल्ड्रन के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तीनों के लिए इक्वली पॉलिसीज़ बनानी है, और उनके पास क्या हो? एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड हो। तो ये आर्टिकल 39A बोलता है। 39B क्या बोलता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है रिसोर्सेज के इस मैनर में सबके पास फ़ायदा पहुँचे, कॉमन गुड के लिए। ठीक है, सबका फ़ायदा हो, हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ओके, उसके बाद आर्टिकल 39C क्या बोलता है? नो कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के पास ही रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन हो। ऐसा ना हो कि एक ये एरिया है, इसमें 100 लोग हैं तो सिर्फ 10 लोगों के पास ही सारे रिसोर्सेज हो, बाकी 90 जो लोग हैं वो इन 10 पर डिपेंड हो। ऐसा नहीं करना है, हमें कंसंट्रेशन नहीं होने देनी है इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी मैं, एक बार हम देख लेते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 39D क्या बोलता है। आर्टिकल 39D बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड विमेन। इसका मतलब क्या है? अगर कोई काम एक मैन कर रहा है या वही सेम काम अगर एक विमेन कर रही है तो उनको इक्वल पे मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि उस काम को करने के लिए मैन को ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं और विमेन को कम पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना है। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, आर्टिकल 39D बोलता है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 39E। 39E क्या बोलता है? कि जो हमारी वर्किंग कंडीशन होगी, जो भी वर्किंग कंडीशन होगी वो सेफ होनी चाहिए लेबर्स के लिए। इसके अंदर मैन भी आ जाते हैं, विमेन भी आ जाते हैं एंड चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। ठीक है, और इस तरह से करना है, इस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं उनकी एज पर कोई इफ़ेक्ट ना आए, उनको अब्यूज़ ना किया जाए। यानी कि ऐसा ना हो कि 14 ईयर्स से नीचे के बच्चे को हम काम करवा रहे हैं, या फिर अगर हम 14 से अबव किसी चिल्ड्रन को काम भी करवा रहे हैं तो ऐसा काम ना हो कि उसकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट आए। ठीक है, उसको प्रॉपर ब्रेक दिए जाएंगे, उसको प्रॉपर
हॉलीडेज़ दी जाएंगी, उसके वर्क आवर होंगे वो डिफाइंड होंगे। इस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है। ओके, तो आर्टिकल 39E वर्किंग कंडीशन की बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 39F। आर्टिकल 39F अगेन चिल्ड्रंस की बात करता है कि जो चाइल्डहुड होगा बच्चों का, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उनको हमें प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है कि वो एक हेल्दी मैनर के अंदर ग्रो कर सकें, डेवलप कर सकें। उनको हमें प्रॉपर एजुकेशन देनी है, ठीक है, ताकि वो क्या हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो कर सकें। ठीक है, सो ये अपना आर्टिकल 39 है। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमने लोगों को काम दे दिया, उसके बाद काम देने के बाद ऐसा काम देना है कि जो काम मिला उनको, जो रिसोर्सेज मिले उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, उसके बाद जब हम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कोई कंसंट्रेशन नहीं होगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। 39C, इधर भी C आ रहा है और C कंसंट्रेशन का, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, नो कंसंट्रेशन। उसके बाद आ गया कि हमने पहले तो ए में क्या कर दिया, लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करवा दी। कैसी लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाई, जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसके बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जब लोगों के पास कंसंट्रेशन नहीं होगी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। उसके बाद जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कंसंट्रेशन नहीं होगी तो हम ये बोल सकते हैं जो मैन और वीमेन होंगे उनको भी इक्वल पे मिलेगा इक्वल काम करने के लिए। अब हमने उनको काम दे दिया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कंसंट्रेशन भी हटा दी, इक्वल पे प्रोवाइड करवा दिया। अब हम उनको वर्किंग कंडीशन अच्छी प्रोवाइड करवाएंगे। तो ई किसकी बात करता है, वर्किंग कंडीशन की, सेफ वर्किंग कंडीशन की। ठीक है, और साथ साथ ये ध्यान रखना है कि जो चिल्ड्रन है उनकी टेंडर एज अब्यूज ना हो। ठीक है, और उसके बाद 39F भी किसकी बात कर रहा है, चिल्ड्रन की, यूथ की, कि इनको प्रॉपर क्या मिले, प्रॉपर माहौल मिले, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले अपने हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो करने की। ठीक है, एंड आर्टिकल 39F को हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड किया है। ठीक है, ये अमेंडमेंट वाला भी हम याद करने की ट्रिक देखेंगे। ठीक है, एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं अपने इसको। उसके बाद आता है अपना आर्टिकल 39A, इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के साथ ऐड किया है। ये किसकी बात करता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। कहता है कि जो स्टेट की ड्यूटी होगी कि वो प्रमोट करे जस्टिस को। अब जस्टिस कैसे मिलेगी, अब कोई गरीब इंसान है, कोई पुअर इंसान है, कोई अंडर प्रिविलेज्ड इंसान है, अगर वो जस्टिस लेने जाएगा तो उसके लिए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो स्टेट कहता है कि हमें इस तरह से पॉलिसीज़ बनानी है कि लोगों को फ्री लीगल एड मिले। हम इस तरह की पॉलिसीज़ लेके आएंगे कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हो गए उनको, और इसी के इफेक्ट में हम नासा एक्ट लेके आए हैं 1987 का। ठीक है, उसके बाद आता है अपना आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किस चीज़ की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स। ठीक है, कि स्टेट को इस तरह से स्टेप्स लेना है कि हम विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करवा सके। और इसी के इफेक्ट में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हम PRIs लेके आए हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेके आए हैं। तो 40 में O आ रहा है ना, तो इधर भी देखो ये 0 और O एक जैसा होता है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन का O और 40 का 0 एक जैसा है तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो आर्टिकल 40 किस चीज़ की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, की विलेज पंचायत हमें ऑर्गेनाइज करवानी है और उनको इतनी पावर देनी है कि वो अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से कर सकें। तो ये हमने आर्टिकल 40 तक कवर कर लिया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहले हमने आर्टिकल 36 पढ़ा। आर्टिकल 36 में हमने स्टेट की डेफिनेशन देखी, जो क्या कहता है, सेम डेफिनेशन होगी जो आर्टिकल 12 में लिखी हुई है। उसके बाद हमने आर्टिकल 37 देखा। आर्टिकल 37 क्या बोलता है कि जो DPSPs होंगे वो कैसे हैं, नॉन एनफोर्सेबल होंगे। नॉन एनफोर्सेबल होंगे, ये फंडामेंटल होंगे इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। एंड थर्ड क्या बोला, ये स्टेट की ड्यूटी होगी कि कोई भी अगर लॉज बना रहे हैं इन DPSPs को अप्लाई किया जाए। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल 38 देखा। आर्टिकल 38 के 2 प्रोविज़न देखे कि हमें वेलफेयर स्टेट बनाना है। वेलफेयर स्टेट कब बनेगा, जब हम क्या कर देंगे, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस कर देंगे। कौन सी इनइक्वालिटीज़, इनकम की इनइक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे तो वेलफेयर स्टेट बनेगा। दूसरा वेलफेयर स्टेट कब बनेगा, जहाँ हम लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करवाएंगे। कौन सी जस्टिस, इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर एंड सोशल लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में हमने
A to F प्रोविजंस देखे हैं। ए सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, लाइवलीहुड की, या हमें उनको एडिक्वेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना है। उसके बाद बी किस चीज़ की बात करेगा, अगर हम किसी को लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाना है तो इस तरह से लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाएं कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका क्या हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये बस याद करने की ट्रिक है, ठीक है, एक स्टोरी की तरह याद करेंगे। जो रिसोर्सेज हो उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो ताकि कॉमन गुड के लिए वो बेनिफिशियल हो। तो ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो कब होगा, जब नो कंसंट्रेशन हो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, यानी कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज का किसी कुछ लोगों के पास कंसंट्रेशन ना हो। तो ये आर्टिकल 39A है, लाइवलीहुड की बात कर रहा है। ये 39B है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, और ये आर्टिकल 39C है जो कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। 39C, सी से कंसंट्रेशन, ऐसे याद कर सकते हो। जब हमने ये सारी चीज़ें कर दी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, कंसंट्रेशन भी नहीं होने दिया, तो अब हम मैन एंड वीमेन को भी इक्वल पे देंगे, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन ही नहीं होने दे रहे हैं तो इनको भी हम इक्वल पे देंगे इक्वल वर्क के लिए, ठीक है। जब हम इनके लिए काम कर लेंगे, अब हमें वर्किंग कंडीशन के लिए काम करना है। तो जो वर्किंग कंडीशन होगी वो कैसी होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 39D है, ये आर्टिकल 39E है, और आर्टिकल 39F किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि जो भी चिल्ड्रन है, जो हमारे यूथ हैं, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी मिले कि उनका जो डेवलपमेंट हो वो हेल्दी मैनर से हो सके, उनके साथ किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। ये सारी ड्यूटी किसकी होती है, स्टेट की ड्यूटी है। ये उन पर ऐसा नहीं है कि उनको करना ही करना है, लेकिन जब भी वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जो भी लॉ बना रहे हैं, इन DPSP को स्टेट दिमाग में, माइंड में रखेगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 39A, ये हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए हैं कि हमें फ्री लीगल एड देता है। उसके बाद हमने देखा आर्टिकल 40, इधर 0 है, 0 के जैसा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसकी बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसके इफेक्ट में हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया, जिसके थ्रू हम PRIs लेके आए हैं, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और हमें इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इतनी पावर देनी है ताकि वो ईजिली फंक्शन कर सकें, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है, ये हमें राइट देता है किस चीज़ का, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। किस केस में, कुछ सर्टेन केसेस होंगे, किन किन केसेस के अंदर देगा, जब क्या हो, हम अनएम्प्लॉयड हो, उस केसेस में हमें राइट टू वर्क मिलेगा, ठीक है। या ओल्ड एज हो गई, ओल्ड एज में पब्लिक असिस्टेंस मिल रही है, कोई सिकनेस आ गई, बीमारी आ गई, उस केस में भी हमें राइट टू असिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। डिसेबलमेंट आ गया, कोई इंसान है जो डिसेबल है, उसके लिए भी पब्लिक असिस्टेंस मिलेगा। तो आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ये आर्टिकल 42 बोलता है कि जो भी हमें काम मिला है वो कैसा हो, ह्यूमन कंडीशन हो, उसमें ऐसा ना हो कि प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, ब्रेक का कोई प्रोविज़न ना हो, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई प्रोविज़न ना हो। और आर्टिकल 42 किसकी बात कर रहा है, मैटरनिटी रिलीफ की बात कर रहा है। जो भी प्रेग्नेंट लेडी होंगी उनके लिए मैटरनिटी बेनिफिट के प्रोविजंस बनाएगी, उनको प्रेगनेंसी के टाइम पर पेड हॉलीडेज मिल जाएंगे, उनको जॉब को छोड़ना ना पड़े प्रेगनेंसी के चलते हुए, ठीक है। तो मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रोविज़न आर्टिकल 42 में ही है। उसके बाद देखते हैं हम आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 किसकी बात कर रहा है, लिविंग वेज। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, UPSC के किसी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये लिविंग वेज की बात कर रहा है। लिविंग वेज क्या होती है, इतनी वेज दे दें कि उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो वो एक डिसेंट तरीके से चलती रहे, उनको लीजर का भी टाइम मिले, ठीक है, उनको कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। तो इस तरह की हमें लिविंग वेज का प्रोविज़न रखना है। दूसरा एक किस चीज़ की बात करता है आर्टिकल 43, कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है। और कॉटेज इंडस्ट्री भी कहाँ पर बात कर रहा है, रूरल एरिया में बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A किसकी बात कर रहा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। जो भी मैनेजमेंट है जहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं उसमें वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वर्कर्स की लाइफ उससे इम्पैक्ट होगी, तो उस मैनेजमेंट में भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये कौन बोलता है, आर्टिकल 43A।
उसके बाद आता है अपना आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43 किसकी बात कर रहा है? कोऑपरेटिव की बात कर रहा है कि हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव्स को हमें सेटअप करना है, ठीक है। और जो ये कोऑपरेटिव्स होंगी वो कैसे सेटअप करनी है हमें? वो वॉलेंट्री फॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ ज़बरदस्ती करके कोऑपरेटिव को सेटअप करें, ठीक है। ऑटोनोमस फंक्शन होना चाहिए, ये ना हो कि बार बार कोई ना कोई बॉडी आकर उस पर इंटरफेयर कर रहे हैं, उनके फंक्शनिंग के अंदर इंटरफेरेंस करे, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक 41 से। 41 किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले हम राइट टू वर्क की बात करेंगे। काम का राइट दे दिया तो वो काम ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पर कंडीशन कैसी हो? ह्यूमन कंडीशन हो, अच्छी कंडीशन हो, ह्यूमन कंडीशन हो, वीमेन वहाँ पर काम कर रही है तो उनके लिए मैटरनिटी रिलीफ का भी प्रोविज़न दे। अब हमने क्या कर दिया? राइट टू वर्क दे दिया और उनकी जो वर्किंग कंडीशन है उसको अच्छा बना दिया, और उसके साथ साथ अब हमें उनको वेजेस देनी है। अब वेजेस कैसी देंगे? लिविंग वेजेस देंगे। लिविंग वेजेस बोले तो कि उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो वो अच्छे से चल सके। ऐसा ना हो कि एक इंसान है, अगर उसको दिन में 50 रुपये लग रहे हैं अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, तो हम उसको सिर्फ 50 रुपये ही देने हैं। हमें उसकी लीजर एक्टिविटी का भी ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ जब वेज की बात कर रहे हैं तो हम कॉटेज इंडस्ट्री की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया? वर्कर्स को अच्छा काम दिलवा दिया, उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी कर दी, लिविंग वेज भी दिलवा दी। अब इश्यूज आता है कि भाई अब वर्कर्स को थोड़ा और एम्पावर करेंगे तो हम उनको पार्टिसिपेशन भी करवा देते हैं मैनेजमेंट में, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट। उसके बाद आर्टिकल 43 भी क्या कहता है कि अब जब इनका मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेशन करवा दिया तो वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, तो हम कोऑपरेटिव सेट करेंगे। ये बस याद करने की ट्रिक है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ये बस याद करने के लिए ट्रिक बताई है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा है हमने, रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 36 किसकी बात कर रहा है? स्टेट की डेफिनेशन की बात कर रहा है, जो आर्टिकल 12 में लिखी हुई है। आर्टिकल 37 किस चीज़ की बात कर रहा है? जो ये DPSPs होंगे वो नॉन एनफोर्सेबल होंगे, ये एक फंडामेंटल की तरह काम करेंगे कंट्री को गवर्न करने के लिए, और स्टेट की ड्यूटी होगी कि इन पॉलिसीज़ को अप्लाई करे कोई भी लॉ बना रहे हैं उस वक्त, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 38 किस चीज़ की बात कर रहा है? कि हमें लोगों का वेलफेयर करना है, स्टेट को लोगों का वेलफेयर करना है। कैसे करेगा? जो भी इनइक्वालिटी है उसको, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करके। कौन सी इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। उसके बाद कैसे होगा और वेलफेयर? कि लोगों को क्या हो? जस्टिस प्रोवाइड करवा सकें। कैसी जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। ये आर्टिकल 38 बोलता है। उसके बाद हमने आर्टिकल 39 देखा था। इसकी स्टोरी कैसे याद की थी हमने? कि सबसे पहले हमने राइट टू लिवलीहुड देना है, एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड मिल जाए लोगों को। कैसे एडुकेट लिवलीहुड मिलेगा? कि हम जब लोगों को इकोनॉमिक रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कब होगा? जब लोगों के पास कंसंट्रेशन नहीं होगी इकोनॉमिक रिसोर्सेज की। और अब जब इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो मैन एंड वीमेन को हम इक्वल पे देंगे फॉर इक्वल वर्क। ये इंपॉर्टेंट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सेम काम के लिए सेम ही हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या देखना है? वर्किंग कंडीशन देखनी है। वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए वर्किंग कंडीशन पर, और ध्यान रखना है कि जो चिल्ड्रन है उनकी जो एज है, टेंडर एज है, उनको अब्यूज़ ना किया जाए। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था कि जो हमारे चिल्ड्रन है, जो हमारी यूथ है, उनको इतनी अपॉर्चुनिटी दें कि वो हेल्दी मैनर में ग्रो कर सकें, ठीक है, उनका डेवलपमेंट हो सके हेल्दी मैनर में। उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड की बात करता है। उसके बाद आता है अपना आर्टिकल 40 में ओ जैसा आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, और हमें विलेज पंचायत को इतनी पावर देना है कि वो इजीली फंक्शन कर सके, सेल्फ गवर्नमेंट उनकी बनी रहे, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 से हमने क्या स्टोरी याद की थी? कि हमें पहले उनको राइट देना है किस चीज़ का? काम करने का, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और राइट टू पब्लिक असिस्टेंस। ये कुछ सर्टेन केसेस में मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में या फिर हेल्थ के केस में, हेल्थ में यानी कि सिकनेस, ओल्ड एज सिकनेस के केस में। उसके बाद जब हमने उनको काम का राइट दे दिया, काम के राइट के बाद हमें क्या करना है? जो उनको काम दिया जाए उनकी जो वर्किंग कंडीशन हो वो कैसी हो? ह्यूमेन हो, ठीक है, अच्छी कंडीशन हो। साथ में अगर कोई वीमेन वहाँ पर काम कर रही है तो उसके लिए मैटरनिटी बेनिफिट हो, ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविज़न हो। हमने राइट टू वर्क दे दिया, ह्यूमन कंडीशन दे दी। अब हमें क्या करना है? उनको वेजेस देनी है, और वेजेस कैसी देनी है? लिविंग वेज देनी है,
लिविंग वेज में कैसा हो कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से डिसेंट तरीके से जी सके, थोड़ा लीजर पर भी खर्च कर सके। और आर्टिकल 43 के अंदर एक और चीज़ आ जाती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़। भाई अगर आप उनको इंडस्ट्री के अंदर, उनको फैक्ट्रीज़ के अंदर लिविंग वेज नहीं दे पा रहे तो आप एक काम करो, कॉटेज इंडस्ट्री बना दो उनके लिए, ठीक है। ये बस याद करने के लिए स्टोरी है, इसका रियलिटी से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 43A। 43A किसकी बात करता है? पार्टिसिपेशन की बात करता है। इसके पार्टिसिपेशन की, वर्कर के पार्टिसिपेशन की। कहाँ पर होगा पार्टिसिपेशन? मैनेजमेंट में, ठीक है। कि अब हमने उनको इतने सारे राइट तो दे दिए, लेकिन एक राइट ये भी दे देते हैं कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके। कोई भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है तो उसमें वर्कर का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जब इन दोनों के बीच में अच्छा मैनेजमेंट होगा तो हम बोलेंगे कि आर्टिकल 43B के थ्रू हमने इनके बीच में कोऑपरेशन लिया है। तो ये आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक DPSP याद हो गए होंगे। अब हम आर्टिकल 44 को देखते हैं। आर्टिकल 44 किस चीज़ की बात करता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बोलता है कि स्टेट इस तरह से काम करे कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी देखो क्या चीज़ें चल रही हैं। जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ के पर्सनल लॉ अलग है। पर्सनल लॉ कौन से? कि भाई मैरिज से रिलेटेड लॉ हो गए, डाइवोर्स से रिलेटेड लॉ हो गए, इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉ हो गए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ हो गए। वो हिंदूज़ के अलग है, मुस्लिम्स के अलग है, और दूसरी कम्युनिटीज़ के अलग है, क्रिश्चियंस के अलग है। तो ऐसा ना हो, सबके जो पर्सनल लॉज हो वो यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हमें उस तरह के प्रोविजंस बनाने हैं कि हम UCC को इम्प्लीमेंट करें, ओके। ऐसे याद कर सकते हो 4 हमें पर्सनल लॉज को सिंपल करना है। सिंपल कैसे होंगे? जब यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। देखो 4 के अंदर भी यूनिफॉर्मिटी है ना तो 4 है, ना 4 है, 4 है, यूनिफॉर्म है। तो 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 किसकी बात कर रहा है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है। बिलो एज ऑफ 6 ईयर्स, कि जब 6 साल तक का कोई बच्चा है उसकी एजुकेशन और उसकी केयर के लिए स्टेट पॉलिसीज़ बनाएंगी। जैसे इस आर्टिकल के इफेक्ट में हम क्या लेके आए हैं? ICDS, है ना। 6 साल तक के बच्चे की केयर करनी है और उसकी एजुकेशन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। अब 6 साल के बच्चे की एजुकेशन क्या होती है भाई? नर्सरी हो गई, प्री नर्सरी होगी, पेंसिल पकड़ना हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 किसकी बात कर रहा है? स्पेशल केयर टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की स्पेशल केयर देनी है। जैसे SC हो गए, ST हो गए, ऐसे याद कर सकते हो। 46 SC, 46 ST SC, इसी प्रोनाउंसिएशन के अंदर दोनों वर्ड आ गए, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो। 46 SC ST और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में बात करता है। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या बोल रहा है? ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये स्टेट की ड्यूटी होगी, हमारे जो सिटीज़न हैं उनमें न्यूट्रिशन का लेवल सही हो, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो, उनकी हेल्थ पर हम ध्यान दें। तो और ये किस चीज़ की बात कर रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। इंटॉक्सिकेंट्स का भी हमें प्रोहिबिशन करना है। अगर हमें अपने सिटीज़न के हेल्थ को अच्छा करना है, उसके न्यूट्रिशन लेवल को अच्छा करना है, तो हमें इंटॉक्सिकेंट को बैन करना पड़ेगा, प्रोहिबिट करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 47 क्या बोलता है? ये प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की, कि सबसे पहले हमें अपने पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखना है, उसके न्यूट्रिशन लेवल का ध्यान रखना है, और जो भी इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक है, ड्रग्स हो गए, अल्कोहल हो गया, जो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है, उनको बैन करना है, ठीक है। ये आर्टिकल 47 बोलता है। आगे चलते हैं हम आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये भी स्टेट की ड्यूटी है कि हम एग्रीकल्चर पर ध्यान दें और एनिमल हस्बेंड्री पर भी ध्यान दें। और कैसे ध्यान देना है? मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर। हमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आनी है ताकि हमारी एग्रीकल्चर अच्छे से ग्रो कर सके। हमें
एनिमल हस्बेंड्री का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर ही चली गई। एग्रीकल्चर के साथ साथ हमें एनिमल हस्बेंड्री पर भी ध्यान देना है। हमें ध्यान देना है कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी जो ब्रीड है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लें, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम एनिमल का इतना ध्यान रख रहे हैं तो हमें प्रोहिबिशन करना पड़ेगा स्लॉटर ऑफ काउज एंड काल्व्स का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 48A। अब 48A किसकी बात कर रहा है? हमें 48 में किसकी बात कर ली? एग्रीकल्चर की बात कर ली, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर ली। अब हम 48 में किसकी बात करेंगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, जो हमारी फॉरेस्ट है, उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री इंप्रूव हो जाएगी। हमें अपने एनवायरनमेंट पर भी ध्यान रखना है, वाइल्ड लाइफ पर भी ध्यान रखना है और फॉरेस्ट पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल 48A बोलता है। अब हम आर्टिकल 49 देखते हैं। अब हमने क्या देख लिया? एग्रीकल्चर की बात देख ली, एनिमल्स की बात देख ली, एनवायरनमेंट की बात देख ली। इसके साथ साथ अब हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? वो मोन्यूमेंट्स, वो प्रॉपर्टी जो नेशनल इम्पोर्टेंस की है, वो स्टेट की ड्यूटी है कि वो उनको प्रोटेक्ट करे। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, इसकी बात करता है। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या हो, नेशनल इम्पोर्टेंस के हों, ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये स्टेट की ड्यूटी होती है। जो भी हमारी हिस्टोरिक इंटरेस्ट के हो गए, जो आर्टिस्टिक वर्क हो गए, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की ड्यूटी है। इसको भी हम स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं कि पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री की भी बात करेंगे। उसके बाद जब हम इन सब की बातें कर लेंगे तो एनवायरनमेंट की बात करनी पड़ेगी हमें। बिना एनवायरनमेंट को ध्यान में रखे हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर पूरी की पूरी हमारे क्लाइमेट पर डिपेंड है। वाइल्ड लाइफ की भी ध्यान रखना है हमें, फॉरेस्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इन सारी चीज़ों की बात कर लेंगे तो हमें मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस, इनका भी ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अपना आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 मैंने कैसे याद किया था? मेनली हम देखते हैं कोई भी चीज़ होती है वो 100% में होती है। इसका जो हाफ होता है वो 50 होता है। तो 50 क्या कर रहा है? इस 100 को 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसे याद किया था। तो ये 50 भी कुछ ना कुछ चीज़ डिवाइड कर रहा होगा, कुछ ना कुछ चीज़ को सेपरेट कर रहा होगा। तो ये किस चीज़ की बात करता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसको हम जुडिशरी से सेपरेट कर दें। हमारी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ऑर्गन देखे थे ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉज बनाने का काम करती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। और जुडिशरी क्या करते हैं? इन दोनों पर चेक बना के रखती है, नजरें बना के रखती है। तो ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेयर कर रहा हो और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है कि वो कोई चीज़ इंप्लीमेंट ही ना कर पाए। तो ऐसे ना हो, इसीलिए आर्टिकल 50 बोलता है कि इन दोनों के बीच में सेपरेशन होना चाहिए। अब हम लास्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये स्टेट की ड्यूटी है कि जो वो प्रमोट करे इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को, और जो भी नेशंस हैं उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना के रखे। और कभी कभी अगर इन रिलेशंस के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाए तो इन डिस्प्यूट को वो आपस में ही रिजोल्व कर लें, ठीक है। ऐसा ना हो कि उनको लेकर वो कहीं कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं, ऐसा ना हो। ये आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने रिलेशन को रिजोल्व कर ले। कोई भी डिस्प्यूट हुआ हो उसको रिजोल्व कर ले आपस में मिलकर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 51 बोलता है। आई होप आपको एक DPSP याद करने में अब डिफ़िकल्टी नहीं होगी। हमने इसको एक स्टोरी की तरह याद करने की कोशिश की है। सो ये अपने DPSPs थे। इसको एक बार हम रिवाइज कर लेंगे, बट उससे पहले हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सारे DPSP पढ़ने के बाद जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो वो थोड़ी ईजी हो जाती है। तो ये पहला क्या बोलता है कि ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन है, कि ये स्टेट को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब भी कोई पॉलिसी बनाए तो DPSP को अपने दिमाग में रखे। दूसरा क्या है? ये नॉन एनफोर्सेबल है, कि ये ना हो कि इनका वॉयलेशन हो रहा हो या गवर्नमेंट किसी भी रीज़न से इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हो तो हम इस चीज़ को लेकर कोर्ट में चले जाएं, ऐसा भी नहीं है। थर्ड क्या है? ये एम्प्लीफिकेशन है किस चीज़ का? प्रीएम्बल का। प्रीएम्बल में भी तो यही चीज़ें लिखी है ना कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करवाना है, हमें सोशली इकोनॉमिकली लोगों को एम्पावर करना है। यही सारी चीज़ें
प्रीएम्बल में लिखी है, और ये ही डीपीएसपी क्या कर रहा है, प्रीएम्बल के प्रोविज़न को एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, मोरल ओब्लिगेशन है। किस पर, स्टेट पर मोरल ओब्लिगेशन है, उन पर लीगल ओब्लिगेशन नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हमने देखा ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है ऑन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जब भी हम अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए कोई प्रोविज़न बनाएंगे तो इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। डीपीएसपीज पर किस किस चीज़ का इन्फ्लुएंस हुआ है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने इन प्रोविज़न्स को उठाया है। मोस्ट ऑफ द प्रोविज़न्स को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाया है। हालांकि ये कहाँ से बोरो किए, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हुए हैं, ठीक है। और जो मोस्टली प्रोविज़न्स हैं वो 1935 के प्रोविज़न्स हैं, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए। कुछ सोशलिस्ट उनका भी क्या है, इन्फ्लुएंस हुआ है। कुछ हमने सोशल राइट्स भी देखे इसमें, जैसे राइट टू वर्क, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस होकर हमने अपने डीपीएसपीज में इन प्रोविजंस को रखा है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ गांधीयन आइडिया से भी हम इंस्पायर हुए हैं। गांधीयन आइडिया जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। गांधी जी बात करते थे ना कि हमें विलेज पंचायत पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें काऊ के स्लटर को रोकना है, हमें इंटॉक्सिकेंट्स का प्रोहिबिशन करना है। कुछ लिबरल आइडियाज़ हैं। लिबरल आइडियाज़ कौन से, जो प्रोग्रेसिव आइडियाज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया। इसके अलावा जैसे हमें चिल्ड्रंस का ध्यान रखना है, ओनली एज ऑफ 6 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट है, हम भूल जाते हैं कि कितने ईयर्स की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ 6 साल तक की बात कर रहे हैं। 6 साल के बाद ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो जाती है, सिटीजन की ड्यूटी है। इसके बाद हम कुछ अमेंडमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं। हम देखते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इसको याद करने का तरीका क्या है, 39 से स्टार्ट हो जाओ। 39 का एफ पॉइंट हमने ऐड किया। एफ पॉइंट कौन सा था, कि हमें चिल्ड्रंस को और जो हमारे यूथ हैं उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है ताकि वो अच्छे से हेल्दी मैनर में ग्रो हो सकें, ठीक है। 39F। उसके बाद 39A, अब सारे ए वाले हैं, 43A एंड 48A, ये सारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं। ये आप रिवाइज करना कि ये आर्टिकल किस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके थ्रू हमने आर्टिकल 38 का प्रोविज़न 2 चेंज किया उसके अंदर। उसके बाद हम 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने आर्टिकल 45 के अंदर मॉडिफिकेशन किए। आप मुझे बताओगे कि आर्टिकल 45 किस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। उसके थ्रू हमने आर्टिकल 43B ऐड किया है, ठीक है। 43B क्या बोलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये हमारे कुछ अमेंडमेंट्स थे। आई होप आपको चीज़ें याद हुई होंगी। एक बार देख लेते हैं, कुछ चीज़ें रह गई हों जिनकी ट्रिक्स नहीं बन पाई हों। देखो आर्टिकल 48 को कैसे याद करेंगे हम, 8 कहाँ से, 8 मतलब खाना, 8 को खाने से याद रख लेना। खाना कहाँ से मिलता है हमें, एग्रीकल्चर से। जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लेंगे तो 48 भी याद हो जाएगा। जब हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो 48A भी ऐड हो गया। इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे तो एनवायरनमेंट को भी हमें ठीक रखना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ को भी और फॉरेस्ट को भी। जब हमने ये सारी बात कर ली तो 49 के अंदर हम अपने मोन्यूमेंट्स का भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। 50 को मैंने बता ही दिया था कैसे याद करना है। देखो 100% कंप्लीट होता है, 100% को इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है, 50। तो आर्टिकल 50 भी कुछ ना कुछ डिवाइड कर रहा होगा, कुछ सेपरेट कर रहा होगा। तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 क्या करता है भाई, जब आदमी 50+ हो जाता है तो वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करने लग जाता है, याद करने के लिए, ठीक है। एज का इंटेलेक्चुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे जब इंसान 50+ हो जाता है तो वो थोड़ी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, वो लोगों के साथ रिलेशन अच्छे करने की बातें करता है। तो ये इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया। 46 का बता ही दिया था मैंने। 46 को बोलते वक्त देखो ST भी आ रहा है और ST भी, प्रोनाउंसिएशन में SC ST आ रहा है। अब 45 को याद करने की ट्रिक बताती हूँ। देखो ये 6 साल तक की बात कर रहा है, ये 6 साल तक के बच्चे का हमें ध्यान रखना है। और अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें बोला गया है कि जब बच्चा 6 साल का होगा तो वो पहली क्लास में जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि डायरेक्टली फर्स्ट क्लास में चला जाएगा, उससे पहले उसको नर्सरी करनी पड़ेगी, KG करनी पड़ेगी, UKG करनी पड़ेगी। अब वो कब करेगा, या तो
4 साल का होगा तब करेगा या 5 साल का होगा तब करेगा। 4-5 साल की उम्र में वो पहले अपनी प्री नर्सरी कर लेगा, जब वो 6 साल का होगा तब वो पहली क्लास में चला जाएगा। तो ऐसे याद कर सकते हो 4-5 आर्टिकल, ठीक है। तो ये चाइल्ड की बात कर रहा है, चिल्ड्रन की बात कर रहा है, चिल्ड्रन की केयर की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है। बस अब हमारा एक आर्टिकल बच गया 47, वो आप याद रख लेना। हमारी न्यूट्रिशन और हेल्थ की बात कर रहा है। बाकी मैंने सारी स्टोरी और ट्रिक्स बता दिए, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा टॉपिक और है, एक बार वो और कर लेते हैं हम साथ में। फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बाद में ऐड किया है। ये पार्ट 4A में ऐड की हमने और आर्टिकल 1A ऐड किया। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और जो ये फंडामेंटल ड्यूटी थी, इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था? स्वर्ण सिंह कमेटी ने हमें रिकमेंड किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। ये ड्यूटीज़ सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न के लिए होंगी, नॉन सिटीज़न के लिए नहीं होगी, फॉरेनर्स के लिए नहीं होगी। ये ड्यूटीज़ सिर्फ सिटीज़न फॉलो करेंगे। जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई थी, लेकिन हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया है। उन्होंने ड्यूटी टू पे टैक्स को भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की कैटेगरी में रखा था और पनिशमेंट का भी प्रोविज़न दिया था। लेकिन जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया तो उसमें हमने पेमेंट ऑफ टैक्स को भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं माना और पनिशमेंट की भी कोई प्रोविज़न नहीं रखा था, ठीक है। सो जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये भी क्या है? नॉन एनफोर्सेबल है। सो दे डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑन ए पर्सन नोर आर दे सोर्स ऑफ पावर। ना ही इन फंडामेंटल ड्यूटीज से कोई पावर मिल रही है और ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इनकॉर्पोरेट किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। उसके बाद हमने एक और ड्यूटी को ऐड किया 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ये क्या कहता है? ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। तो पहली ड्यूटी क्या कहती है? टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। उसको रिस्पेक्ट करना है, जो भी उसके आइडियल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके साथ साथ किस चीज़ को रिस्पेक्ट करना है? हमारे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है एंड नेशनल एंथम को, दोनों को रिस्पेक्ट करना है। ये ध्यान रखना इसके अंदर नेशनल सॉन्ग की बात नहीं की गई, नेशनल सॉन्ग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने नेशनल सॉन्ग की रिस्पेक्ट नहीं करनी है, उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ड्यूटी क्या बोलती है? कि जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी जिन भी लोगों ने स्ट्रगल किया, हमें हमेशा उनको चेरिश करना है, ठीक है। हमेशा उनके नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना है। सी क्या बोलता है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। डी क्या कहता है? टू डिफेंड द कंट्री, कि हमें अपनी कंट्री को हर हाल में डिफेंड करना है और कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें नेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करवानी है। कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो गई या कोई पेंडेमिक लाइक सिचुएशन हो गई तो हमें अपनी कंट्री को डिफेंड करने के लिए हमेशा रेडी रहना है, ठीक है। ये भी हमारी ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी। ई क्या बोलता है? टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ये ब्रदरहुड की बात कर रहा है, भाईचारे से रहना है, झगड़ के नहीं रहना है, ठीक है। जितने भी रिलीजन है, लिंग्विस्टिक पीपल है, रीजनल लोग हैं, जितनी भी सेक्शनल डाइवर्सिटी है, उनके बीच में एक भाईचारा होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बोलता है? कि जो भी प्रैक्टिसेस जो विमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट हो उसको हमने छोड़ना है, ठीक है। जैसे कि पहले सती चलती थी, है ना, पर्दा सिस्टम चलता था, विमेन की डिग्निटी को ठेस पहुँचाए उनको हमने छोड़ना है, रिनाउंस करना है, ओके। एफ क्या बोलता है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। जो भी हमारा रिच हेरिटेज है, हमारा कल्चर है, उसको हमें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, उसकी वैल्यू करनी है, प्रिजर्व करना है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं लाल किले में घूमने गए, वहाँ पर हम दिल बना के आ रहे हैं, नाम लिख के आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, हमें उसको प्रिजर्व करना है, ठीक है। बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, रेड फोर्ट चले गए या कहीं पर भी चले गए, वो इस तरह की हरकतें करते दिख जाते हैं, लेकिन हमें नहीं करना है, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जी क्या बोलता है? कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। जैसे फॉरेस्ट हो गई, लेक्स हो गई,
रिवर्स हो गए, इनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हम रिवर के अंदर कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं, अपनी वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है। और जो भी लिविंग क्रिएचर है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर, उनके तरफ हमें कंपैशन दिखाना है, ठीक है। एच क्या बोलता है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, ह्यूमनिज्म डेवलप करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म को डेवलप करना है। हमें अंधविश्वास में ध्यान नहीं देना है, ठीक है, हमें अंधविश्वासी नहीं बनना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रैक्टिस है, उसको साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करनी है, साइंटिफिक एंगल से चीज़ें देखनी है। हमें ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, इंसानियत डेवलप करनी है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है। आई क्या बोलता है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ये नहीं कि बीच में देखा था ना, राइट्स हुए ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आग लगा दी या कुछ भी कर दिया या वॉयलेंस कर दिया, तो ना ही हमें वॉयलेंस करना है, और हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड करना है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जे पॉइंट क्या बोलता है कि हमें हमेशा एक्सीलेंस की तरफ जाना है, ठीक है, हमेशा ग्रो होते हुए चलना है। हमने अपने साइंटिफिक टेम्पर को, हमने अपने इंटेलेक्चुअल को हमेशा एक पॉजिटिव साइड लेके चलना है, ठीक है, ये आई जे बोलता है। उसके बाद लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या बोलती है, जो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की थी, कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि जो भी उनके बच्चे 6 से 14 साल के बीच में हैं, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएं एजुकेशन के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ और DPSP क्लियर हो गई होंगी। प्रीलिम्स के लिए ये जो पॉइंट्स हैं मोर देन इनफ है, प्रीलिम्स के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। मेंस के अंदर फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं, क्रिटिसिज्म आ जाता है, ओपिनियंस आ जाते हैं, एडवांटेजेस आ जाते हैं। इन चीज़ों पर अभी हमें ध्यान नहीं देना है, हमें प्रीलिम्स मोड में प्रिपरेशन करनी है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।